हेलो एवरीवन, आई एम रवि जैन। आज हम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का लेक्चर 10 देखेंगे। उस लेक्चर में हम समझेंगे कंसेप्ट फ्लोट के कंसेप्ट कि प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम में फ्लोट क्या होता है। कोई भी फ्लोट जो होता है उसके कितने टाइप्स होते हैं उसको समझेंगे। तो कोई भी नेटवर्क डायग्राम में जो फ्लोट होता है उसको कैसे डिफाइन करते हैं। फ्लोट का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी रेंज ऑफ विद इन विच, जिसमें कि कोई भी एक्टिविटी एन एक्टिविटी कैन फ्लक्चुएट एन एक्टिविटी उसका दिया तो स्टार्ट टाइम और फिनिश टाइम कैन फ्लक्चुएट without affecting the completion of the project, without affecting the completion of the project time। या मतलब हम लोग एक्टिविटी को कितना डिले कर सकते हैं, कितना उसको उसका स्टार्ट टाइम एंड टाइम को कितना आगे पीछे कर सकते हैं ताकि हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम भी हटे नहीं। और उसमें क्या है, उस फ्लेक्सिबिलिटी रेंज को क्या कहते हैं, फ्लोट बोलते हैं। और जिसको बिल्कुल नहीं कर सकेंगे उसका जो है, जो नहीं कर पाएंगे उसके लिए क्या होगा, फ्लोट जीरो होगा। तो फ्लोट के चार टाइप्स होते हैं। एक होता है टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट और इंटरफेरिंग फ्लोट। तो ये चार टाइप होते हैं, इनको हम डिफरेंट टाइप से समझेंगे। पर सबसे पहले टोटल फ्लोट देखेंगे आज हम हमारे लेक्चर में, और बाकी फ्लोट्स जो है हम बाद में देखेंगे। और जो हमारा कोई भी क्रिटिकल पाथ होगा, हमने देखा तो उसमें क्या होगा कि सारे फ्लोट जीरो होंगे। टोटल फ्लोट जीरो होता है, मतलब उन एक्टिविटीज के लिए जो भी सारी एक्टिविटीज है क्रिटिकल पाथ पे, जो भी एक्टिविटीज है उनके लिए कोई भी स्केप नहीं है, उनके लिए कोई भी स्कोप नहीं है डिले होने का। तो इसके लिए उनके पास फ्लोट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और सारे के सारे ही फ्लोट जीरो होंगे, वो भी हम समझेंगे कैसे होंगे। टोटल फ्लोट जीरो होगा, ये तो हमें समझ में आ ही गया था। अब कभी कभी क्या होता है, फ्लोट बोले इन जनरल या टोटल फ्लोट को भी इंडिकेट कर देगा अगर फ्लोट बोले। और अगर हम टाइप्स की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली तब अलग बात है, अदरवाइज फ्लोट का मतलब टोटल फ्लोट भी हो सकता है। तो टोटल फ्लोट को हमने देख तो लिया था, पर इसको और डिटेल में हम समझते हैं। तो सबसे पहले टोटल फ्लोट लेते हैं हम। टोटल फ्लोट वो है, इट इज द टाइम बाय विच एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। इट इज द टाइम by which an activity can be delayed without affecting the project completion time। जो टोटल फ्लोट है वो उसका जो डेफिनेशन है उसमें मतलब क्या हो गया, कोई भी एक्टिविटी का लेट स्टार्ट टाइम माइनस अर्ली स्टार्ट टाइम बोल सकते हो, कि लेट स्टार्ट टाइम या अर्ली स्टार्ट टाइम के बीच में जो डिफरेंस है, या लेट फिनिश टाइम माइनस अर्ली फिनिश टाइम, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो ऑब्वियसली बराबर होता है, और उसको ही क्या बोला जाता है, टोटल फ्लोट बोला जाता है। अब टोटल फ्लोट को हम और आगे समझते हैं। टोटल फ्लोट इक्वल टू कोई भी एक्टिविटी के पास मैक्सिमम कितना अवेलेबल टाइम है,
और उसमें से एक्चुअल जो टाइम उसको रिक्वायर्ड है उसका जो डिफरेंस है, मतलब मान लो कि फॉर एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी को हम लोग को मिल रहा है मैक्सिमम टाइम अवेलेबल फॉर एन एक्टिविटी माइनस एक्चुअल टाइम अवेलेबल फॉर एन एक्टिविटी। वैसे क्या बोलेंगे, टोटल फ्लोट। फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई भी एक्टिविटी के लिए 6-7 डेज का टाइम अवेलेबल है और उसका उसका जो ड्यूरेशन है, टाइम लग रहा है वो 6 दिन है, तो उसका मतलब क्या हो गया, एक दिन उस एक्टिविटी का क्या हो गया, टोटल फ्लोट हो गया। तो ये भी ये टोटल फ्लोट का हम लोग उसको देख सकते हैं। पर ये तो हमने जो डेफिनेशन देखी, इसमें क्या हो रहा है कि अपन एक्टिविटी के टाइम से, जो कि हमारे पास एक्टिविटी के टाइम है, लेट स्टार्ट टाइम, अर्ली स्टार्ट टाइम, लेट फिनिश टाइम, अर्ली फिनिश टाइम अवेलेबल हो, तब टोटल फ्लोट निकाल सकते हैं। पर अगर हमारे पास इवेंट के टाइम हो, एक्टिविटी के टाइम नहीं हो, तब हम लोग कैसे निकालेंगे टोटल फ्लोट? तो उसका लिए क्या है कि टोटल फ्लोट में हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जब व्हेन एक्टिविटी टाइम्स आर गिवन, टाइम्स हमें नोन है, और तो हम लोग क्या चाहते हैं कि टोटल फ्लोट निकालने के लिए कि जो इसके बाद जो प्रीसीडिंग इवेंट है, जो इससे पहले वाला इवेंट है, प्रीसीडिंग इवेंट, उसको, कोई भी एक्टिविटी का प्रीसीडिंग इवेंट है उसको क्या चाहेंगे कि वो हो जाए टू बी अकर्ड एज अर्ली एज पॉसिबल, एंड जो सक्सीडिंग इवेंट है, सक्सीडिंग इवेंट है वो हो टू अकर एज लेट एज पॉसिबल, ताकि तभी तो पॉसिबल है ना, तभी तो इसके लिए क्या होगा कि टाइम मैक्सिमम मिल जाएगा। तो तभी क्या मिलेगा, टोटल फ्लोट के लिए टाइम मैक्सिमम मिल जाएगा। सो एज टू हैव मैक्सिमम टाइम फॉर द एक्टिविटी। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हम लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हम एक नेटवर्क डायग्राम लेते हैं और इसमें हम लोग ये बनाते हैं कि ये एक्टिविटी ए, ए एक्टिविटी, ये सी एक्टिविटी, ये बी एक्टिविटी, और ये जो हमारी ई एक्टिविटी और ये डी एक्टिविटी। ए की जो ड्यूरेशन है वो 3 है, बी की जो ड्यूरेशन है, बी को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, और बी की ड्यूरेशन 6 है। सी है जो उसकी ड्यूरेशन 9 है, डी है जो उसकी ड्यूरेशन हम लोगों का 1 है, 1, ई की जो ड्यूरेशन है वो 4 है। ये हमारे पास नेटवर्क डायग्राम है, ए ओ नेटवर्क डायग्राम दिया हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इवेंट की नंबरिंग कर लेते हैं, इसको 1, इसको 2, और यहाँ पर ये एक डमी एक्टिविटी है, ठीक है, तो इसको 3 नंबर दे देते हैं, इसको 4 नंबर दे देते हैं, और इसको 5 नंबर दे देते हैं। अब उसके बाद जो इवेंट टाइम होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अर्ली इवेंट टाइम, अर्लीस्ट अकरेंस टाइम बोल लो, ईईटी या ईओटी बोल लो, ये डालेंगे यहाँ, और यहाँ पर क्या करेंगे, लेट टाइम डालेंगे। फॉरवर्ड पाथ की कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले, इवेंट टाइम्स की यहाँ 0 लगाते हैं, ये 3 ड्यूरेशन है तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये 3 + 9 क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और यहाँ से जाएंगे तो 6 + 3 9 आ जाएगा,
और ये ड्यूरेशन 0 वाला इवेंट डमी एक्टिविटी है, तो 9 और 12 में मैक्सिमम जो है 12 आ जाएगा, और 12 प्लस 4 16 हो जाएगा, 9 1 प्लस 1 10 हो जाएगा, तो यहाँ 16 आ जाएगा। जो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम है वो क्या आ गया, 16 आ गया है। ये अफेक्ट नहीं होना चाहिए। और अब बैकवर्ड पाथ की कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ क्या करेंगे 16। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप पुराने जो हमने बनाया है ना, जो पुराना नेटवर्क डायग्राम, पुराना जो चैप्टर है, पुराना जो लेक्चर है, उसमें आप देख सकते हैं। तो नेटवर्क डायग्राम की कैलकुलेशन, अब बैकवर्ड पाथ की कैलकुलेशन करेंगे तो 16 माइनस 4 यहाँ क्या आ जाएगा 12, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ तो 12 माइनस 0 12 आ रहा है, और यहाँ 16 माइनस 1 15 आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, मिनिमम डालेंगे 12, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, और यहाँ पर जाएगा 12 माइनस 6 6, और यहाँ 12 माइनस 9 3, तो ये 3, और 3 माइनस 3 0। ये हमने कैलकुलेशन कर लिया। अब चाहे तो हम एक्टिविटी टाइम्स की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि एक्टिविटी ए है जो अर्ली से अर्ली 0 पे स्टार्ट होगी, 3 की ड्यूरेशन है तो 3। एक्टिविटी जो बी है वो क्या होगी, 3 प्लस 6 9 पे जाएगी, और ये सी है जो 3 प्लस 9 12 पे रहेगी। जो एक्टिविटी डी है वो 9 पे रहेगी, 9 1 10, ठीक है। और एक्टिविटी ई है जो रहेगी 12 प्लस 4 16 पे। अब जो बैकवर्ड कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ क्या जाएगा, ये 16 तो लेना ही पड़ेगा टाइम, इससे बाद वाला इवेंट 16 पे हो रहा है, 4 इसकी ड्यूरेशन तो 12, ये इसके बाद वाला जो इवेंट है वो 16 पे लेट से लेट फिनिश हो रहा है, तो ये 16, और इसमें एक दिन का टाइम लग सकता है, तो लेट से लेट 15 को स्टार्ट हो सकती है एक्टिविटी डी। लेट से लेट कब स्टार्ट हो सकती है, 15 को स्टार्ट हो सकती है। एक्टिविटी जो बी है वो लेट से लेट कब स्टार्ट हो सकती है, लेट से लेट कब फिनिश हो सकती है, 12 को, क्योंकि इसके बाद वाला 12 है, और 12 माइनस 6 6 हो गया, ये यहाँ पर ये क्या है 12 को, तो ये 3 12 हो जाएगा, और ये 0 3 हो जाएगा। हमने जो कन्वीनियंस के लिए टाइम लिख दिया, आपको एग्जाम में जरूरी नहीं है कि एक्टिविटी टाइम्स भी कैलकुलेट करना पड़े। बिना एक्टिविटी टाइम्स की कैलकुलेट किए हुए भी आप टोटल फ्लोट निकाल सकते हैं। जैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ आप उसके हिसाब से निकाल लीजिए, बस ये जो है नोटेशन आप जरूर मेंशन कर दीजिए कि आपकी एक्टिविटी है, ये ड्यूरेशन है, अगर ये इवेंट आई है, और ये इवेंट जे है। यहाँ पर आप लिख रहे हैं अर्ली इवेंट टाइम ऑफ आई, अर्ली इवेंट टाइम ऑफ जे, यहाँ पर आप लिख रहे हैं अर्ली लेट इवेंट टाइम ऑफ आई, लेट इवेंट टाइम ऑफ जे। और आप अर्ली इवेंट टाइम की जगह इवेंट ई ओ टी भी लिख सकते हैं, इवेंट अकरेंस टाइम भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। और जो लेट इवेंट टाइम है उसकी जगह लेट अकरेंस टाइम भी लिख सकते हैं ऑफ एन इवेंट, ठीक है। अब आपको टोटल फ्लोट कैलकुलेट करना है, तो टोटल फ्लोट कैसे निकालेंगे, जो हमारी कंसेप्ट है उसको समझ जाएंगे तो हमारा जो टोटल फ्लोट है वो इजीली आप कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, ए बी सी डी ई हमारे पास 5 एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी ए का जो हमें अगर मान लो टोटल फ्लोट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम चाहेंगे कि इसको फुल टाइम मिले। इसका मतलब जो इसके बाद वाला इवेंट है वो लेट से लेट हो, इससे पहले वाला जो इवेंट है, जो इसका प्रेसिडर इवेंट है वो जल्दी से जल्दी हो जाए, और जो इसके बाद वाला है वो लेट से लेट हो, और ये जल्दी से जल्दी फिनिश हो जाए, इससे पहले वाला इवेंट पहले से पहले जल्दी से जल्दी हो जाए, ताकि इसको खूब टाइम मिल सके। इसका मतलब क्या हो गया, 3 लेट से लेट, इसके बाद वाला इवेंट 2 है, वो लेट से लेट कब होगा, 3 को, और जल्दी पहले वाला इवेंट जल्दी जल्दी कब होगा, 0 को, और इसको कितनी ड्यूरेशन चाहिए, 3। तो आंसर क्या हो गया, जो है ड्यूरेशन के। ऐसे एक्टिविटी जो बी है, इसके बाद वाला जो इवेंट है वो 12 को होगा लेट से लेट, और जो पहले वाला इवेंट है जल्दी से जल्दी कब को होगा, 3 को, और ड्यूरेशन कितनी है इसकी, 6। तो ये इसका जो आ गया वो टोटल फ्लोट कितना आ गया, 3 आ गया। ऐसे ही जो सी एक्टिविटी है उसका जो है जो लेट से लेट कब होगा, 12 को, जल्दी से जल्दी 3 को, ड्यूरेशन कितना है 9, तो इसमें टोटल फ्लोट कितना हो गया, 0 हो गया। ऐसे ही जो डी एक्टिविटी है उसका 16 को, लेट से लेट, अर्ली से अर्ली कितने को हो सकता है, 9 को, और इसकी ड्यूरेशन कितनी 1, तो इसका टोटल फ्लोट कितना आ गया, 6 आ गया। ऐसे ई है, जो ई है उसका जो है वो 16, इसका बाद वाला इवेंट है 5 वाला इवेंट नंबर का इवेंट है वो 16 को हो सकता है लेट से लेट, इसके पहले वाला इवेंट 4 है जो कि 12 को हो सकता है लेट से लेट, और ये हो गया 12 माइनस तो 3,
तो 16 माइनस जो इवेंट है, एक मिनट, और इसकी ड्यूरेशन 4 है, सॉरी, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। अब यही जो टोटल फ्लोट आपने निकाले हैं, वो टोटल फ्लोट आप एक्टिविटीज से भी निकालेंगे, तो या तो ए का 0 है एक्टिविटी टाइम से, बी के जो एक्टिविटी टाइम से हिसाब से 3 है, सी के वही आ रहा है, इतना सब कैलकुलेशन करने के बाद भी वही आ रहा है, सी का जो है वही आ रहा है, 0 है, डी का जो हमारे पास है 9 प्लस 9 और ये 6 15 है, तो डी का आप देखेंगे 6 आ रहा है, ई का 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखने की जरूरत नहीं, पर फॉर्मूला पर फिर भी हम लोग फॉर्मूला बना यहाँ पर एक लिख देते हैं कि जो आपको अगर मान लो निकालना है टोटल फ्लोट, तो ये तो हो ही गया, लेट स्टार्ट टाइम माइनस अर्ली स्टार्ट टाइम वगैरह से भी तो निकाल सकते हो। दूसरा इवेंट टाइम दिया है, तो जो है कि लेटेस्ट इवेंट टाइम, जो हमारा कोई भी एक्टिविटी है उसके बाद वाली एक्टिविटी जे है, तो उसका लेट टाइम लेना है, और जो इससे पहले वाली एक्टिविटी आई है उसका अर्ली टाइम ले लेना है, माइनस ड्यूरेशन करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल फ्लोट आ जाएगा। ठीक है, अब कोई भी एक्टिविटी का अगर टोटल फ्लोट 0 है, उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एक्टिविटी बोलेंगे। और क्रिटिकल एक्टिविटी का मतलब उसको आप डिले नहीं करेंगे, अगर उसको डिले किया, मतलब उसमें स्कोप नहीं है, उसको डिले किया तो क्या हो गया, हो जाएगा पूरा प्रोजेक्ट अफेक्टेड हो जाएगा, प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम अफेक्ट हो जाएगा। तो ये तो इसका मतलब हो गया वी कैन नॉट डिले। अगर टोटल फ्लोट 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, टोटल फ्लोट 0 से बड़ा है तो मतलब नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है या सब क्रिटिकल एक्टिविटी है। ठीक है, जैसे कि मान लो जो हमारे पास जो बी एक्टिविटी हुई या डी एक्टिविटी हुई है, सब क्रिटिकल एक्टिविटी, इनका मतलब ये होगा कि इसको इतने टाइम से डिले कर सकते हो, 3 से डिले कर सकते हो या 6 से डिले कर सकते हो, स्टार्ट होने में, लेट होने में, या बीच में, कैसे भी करके ओवरऑल इसको तीन से इसको 6 से डिले कर सकते हो। तो इसको टोटल फ्लोट के बराबर डिले कर सकते हैं। वी कैन डिले by duration of total float without affecting project completion time। अब जो एक्टिविटी का अगर टोटल फ्लोट कम नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वो तो बहुत क्या है, सुपर क्रिटिकल एक्टिविटी है। और ये जो एक्टिविटी की टोटल फ्लोट अगर 0 से कम आएगा ना, वो तभी आएगा जब आपने क्या किया, सुपर क्रिटिकल एक्टिविटी हो गई, इसका मतलब क्या वो तभी आएगा नेगेटिव में जब आपने क्या किया है कि जो आपका प्रोजेक्ट जो अर्ली, यहाँ पर ये जैसे मान लो प्रोजेक्ट कंप्लीशन 16 आया, और आपने यहाँ पर जो लेट जो बैकवर्ड पास में जो लेट प्रोजेक्ट टाइम निकाला वो उसको 15 कर दिया, तो उस केस में हमारा जो टोटल फ्लोट आएगा वो 0 इससे कम आएगा। लेटेस्ट जो प्रोजेक्ट टाइम है, अगर वो लेस देन लेटेस्ट प्रोजेक्ट टाइम का मतलब समझ रहे हो आप, कि हमने अगर ये डिसाइड किया कि हम 16 की जगह 15 ले ले और फिर कैलकुलेशन करेंगे, तो क्या आएगा सर, लेस देन अर्लीस्ट प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम हो, उस केस में क्या होगा, हमारा सुपर क्रिटिकल जो है वो एक्टिविटीज हो जाएगी, और जैसे ही सुपर क्रिटिकल होगी, इसका मतलब उस केस में क्या होगा कि कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज वगैरह लगा के आपको उसको एक दिन जल्दी पैदा करना पड़ेगा। जैसे हमारा टोटल फ्लोट है -1, इसका मतलब है कि उस एक्टिविटी को आपको एक दिन पहले कंप्लीट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चाहे एक्स्ट्रा रिसोर्सेज लगाओ, एक्स्ट्रा मैन पावर, एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगानी पड़ेगी उसमें, एक्स्ट्रा टाइम को सेव करना है, तो टाइम और कॉस्ट आप देखिए, टाइम और कॉस्ट जो है हमेशा टाइम वर्सेज कॉस्ट रहता है, अगर आपको टाइम बचाना है तो पैसे ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा इसमें क्या होता है, एक दो कंसेप्ट और आते हैं, उनको अब हम और देख लेते हैं।
वो जो कंसेप्ट होते हैं वो ये हैं, एक कंसेप्ट और आता है इसमें जो जो उसको बोलेंगे हम लोग, उसको हम बोलेंगे स्लैक। वो तो हमें पता ही है कि जैसे स्लैक है तो स्लैक अगर जीरो है कोई भी इवेंट का, इसका मतलब वो क्या हो गया, क्रिटिकल इवेंट हो गया। मतलब सिमिलरली जैसे एक्टिविटी की तरह है वही क्रिटिकल इवेंट। अगर स्लैक जो है, जो स्लैक है ग्रेटर देन जीरो है तो उसका मतलब हो गया नॉन क्रिटिकल इवेंट। मतलब आप उसको इतना, और स्लैक अगर लेस देन जीरो है तो सुपर क्रिटिकल इवेंट हो जाएगा। और जो भी क्रिटिकल पाथ होगा उसमें उसमें जो सारे इवेंट हैं उनका स्लैक क्या होगा, जीरो होगा। पर सारे मतलब जो क्रिटिकल पाथ के इवेंट्स हैं उनका स्लैक जीरो होगा, जैसे कि हमने पहले देखा था। पर ऐसा जरूरी नहीं कि जो सारे स्लैक जीरो हैं उनसे जाने वाला पाथ हमेशा क्रिटिकल होगा। फ्लोट वाली जो कंडीशन है, अगर फ्लोट वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है कोई भी एक्टिविटी का, अगर इसका फ्लोट जीरो है तो वो क्रिटिकल एक्टिविटी है, और उस केस में क्रिटिकल एक्टिविटी से जुड़ने वाला पाथ क्रिटिकल पाथ जरूर से जरूर होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बहुत चीज़ ध्यान रखनी है। कई बार क्या होता है एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए तो एक क्रिटिकल पाथ है तो इवेंट का भी स्लैक जीरो होगा, एक्टिविटी का फ्लोट भी जीरो होगा। पर ये जरूरी नहीं है कि अगर स्लैक जीरो है तो उनसे बनने, उन इवेंट से बनने वाला पाथ क्रिटिकल ही हो। वो होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, बट जरूरी नहीं है। ठीक है। अब इसमें एक कंसेप्ट और आता है जो टोटल फ्लोट है ना, उसमें उसका मतलब है कि वो जो टोटल फ्लोट का मतलब, वो फ्लोट मतलब क्या होता है कि टोटल फ्लोट में क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं कि जो सक्सीडिंग एक्टिविटी है या इवेंट है उसको डिले कर सकते हैं। मतलब आप जो फ्लोट है ना वो कंसंट्रेटेड है ऑन एन इंडिविजुअल एक्टिविटी। उसका मतलब यह है कि हम लोग जब एक्टिविटी एक का टोटल फ्लोट निकाल रहे हैं इसका मतलब है ए को ही डिले कर रहे हैं पूरे, बी तब उस केस में उसके साथ साथ बी को भी डिले नहीं कर रहे, सी को भी नहीं कर रहे, बाकी एक्टिविटीज को क्या कर रहे हैं, इंटेक्ट रख रहे हैं और उनको टाइम पे ही कंप्लीट कर रहे हैं। उनका फ्लोट यूटिलाइज नहीं करेंगे। मतलब टोटल फ्लोट उसको इंडिकेट करता है कि एक एक्टिविटी का फ्लोट जो है एक मतलब फ्लोट जो है कि हम लोग उसी एक्टिविटी को डिले करेंगे, बाकी एक्टिविटी को, बाकी एक्टिविटी का मतलब जो है वो कुछ भी उनका जो है, उनको जो उनकी जो ड्यूरेशन है 9 जो ड्यूरेशन उसको उसी में कंप्लीट करेंगे। जैसे मान लो एक्टिविटी जो यहाँ पर डी, अगर हम लोग डी पे फोकस करें तो डी एक्टिविटी जो डी पे फोकस करे या बी पे फोकस, तो बी का जो टोटल फ्लोट है वो 3 दिन है, तो और जो उसकी ड्यूरेशन है 6, तो उसको 9 दिन में कंप्लीट करेंगे। पर बाकी को क्या करेंगे, बाकी को हमें टाइम पे कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, बाकी पे तभी प्रोजेक्ट 16 डे में कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं कि आप इसको भी डिले कर दो और दूसरे का भी फ्लोट यूटिलाइज कर लो, तो तब नहीं हो पाएगा। तो जो फ्लोट है वो इंडिविजुअल उसको एक इंडिविजुअल एक्टिविटी को इंडिकेट कर रहा है। इसके अलावा एक और कंसेप्ट ये है कि जो टोटल फ्लोट है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग जैसे इंडिविजुअल में चलते हुए भी हम लोग ये मान रहे हैं कि जो सक्सीडिंग एक्टिविटी है वो अफेक्ट हो तो हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सक्सीडिंग एक्टिविटी डिले हो या प्रीसीडिंग एक्टिविटी डिले हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको जब हम डिले करेंगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाह रहे हैं प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम को यूज करते हुए। तो टोटल फ्लोट में क्या होता है, जबकि बाकी फ्लोटोज में नहीं होता। टोटल फ्लोट जो है वो अफेक्ट करता है, अगर टोटल फ्लोट को हमने यूटिलाइज किया कोई भी एक्टिविटी का तो उसका जो है वो अफेक्ट करता है वो जो है प्रीसीडिंग एक्टिविटी को भी अफेक्ट करता है, सक्सीडिंग एक्टिविटी को भी अफेक्ट करता है, उसको डिले करता है। प्रीसीडिंग एक्टिविटी को जल्दी से जल्दी हम करवाना चाहते हैं और सक्सीडिंग एक्टिविटी को डिले करवाना चाहते हैं, तभी तो यूज हो रहा है। और तीसरा जो चीज़ है वो तो मान लो एक क्वेश्चन आ जाए प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, उसको हम पीसीटी लिख देते हैं, और चौथा है ए एंड फर्स्ट एंड सेकंड। तो आंसर हो जाएगा किसको अफेक्ट करता है टोटल फ्लोट, प्रीसीडिंग को करता है, सक्सीडिंग को करता है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम को अफेक्ट नहीं करता है। तो ये भी एक बार एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको ये जो है टोटल फ्लोट का कंसेप्ट समझना है।
आई होप आपको समझ में आया होगा। आप ये जो भी है, आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। टोटल फ्लोट का कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको हमने जैसे बताया आप इसको वैसे ही समझिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।